अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज शख्सियत हमारे साथ हैं। अब हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ पीएचडी प्रोफेसर्स इस क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि ये जो गुफ्तगू है इन पीएचडी प्रोफेसर्स के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर कामरान साहब, जिन्होंने पीएचडी किया है मार्केटिंग में। ही डिड हिज एमफिल फ्रॉम केसबेट यूनिवर्सिटी। So let me take privilege to welcome Dr. Kamran Khan. Assalamu alaikum, sir. How are you? वालेकुम अस्सलाम वकार, आपके क्या हाल है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे एंड टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यूज, टू शेयर एंड फॉर योर व्यूअर्स विद यू एंड विद योर व्यूअर्स. So thank you very much for your continuous feedback for me regarding the interview. Thank you, Vakar. So nice of you, sir. It's our pleasure that you have taken out time for us. अच्छा जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अगस्त के महीने में हैं, जो कि महीना हमारा इंडिपेंडेंस का महीना कहलाता है। लेकिन महज़िब कौमों की ये खासियत होती है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस पर एनालिसिस भी करते हैं कि अब तक हमने क्या खोया और क्या पाया, हम कहाँ होने चाहिए थे, हम कहाँ हैं। तो आज जिस एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे वो है एज एन इकोनॉमिकली ग्रोइंग स्टेट इन 70 सालों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है और हम आगे क्या कर सकते हैं। तो बिफोर वी डायरेक्टली गो टू पाकिस्तान, सर, जब मैं बात करता हूं इकोनॉमिकली ग्रोइंग या डेवलपिंग स्टेट, इससे हमारी क्या मुराद होती है? ये दिस इज अ पेनफुल क्वेश्चन कि आप ये पूछ रहे हैं कि व्हाई पाकिस्तान इज स्टिल इज अ ग्रोइंग स्टेट, और एक ग्रोइंग स्टेट क्या होती है। पहले तो हम चले ये बात करते हैं कि ग्रोइंग स्टेट क्या होती है. ग्रोइंग स्टेट या ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब होता है कि योर इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज मेजर्ड थ्रू दैट इज जीडीपी. जीडीपी एक इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री. जीडीपी का मतलब ये होता है कि द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड ओवर द ईयर विद इन अ कंट्री. कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की और कितनी आपकी सर्विस सेक्टर ने वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की एक साल में विद इन द कंट्री, जो दैट लीड्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी. जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, चाहे वो सर्विसेज की हो चाहे वो गुड्स की हो, उसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होती है, लोगों के पास पैसे आते हैं, दे स्पेंड मोर मनी. जब वो स्पेंडिंग होती है तो इकोनॉमी का एक पहिया चलता है, व्हील चलता है, जहाँ लोगों को जॉब्स मिलती हैं, नए नए सेक्टर्स क्रिएट होते हैं और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू लोग ट्रांजेक्शंस कर रहे होते हैं. तो जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शंस होती हैं एक इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा ग्रोथ के चांसेस पोटेंशियल इंक्रीज होते हैं. तो इसका इंडिकेटर है जीडीपी. जीडीपी के अंदर ये सारी कैलकुलेशन आ रही होती है कि कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर हुए, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई. ये सारी कैलकुलेशन को हम कहते हैं कि ये दिस इज अ जीडीपी. तो जितनी हमारी जीडीपी होगी, जितनी अच्छी ग्रोथ हमारी जीडीपी की होगी ओवर द इयर्स विद द कंसिस्टेंसी, उतनी ही अच्छी हम कहेंगे कि वी आर अ ग्रोइंग स्टेट. एब्सोल्युटली. हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं. अभी तो पैंडेमिक है, अभी तो हर कंट्री की इकोनॉमी एट स्टेक है और हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस पैंडेमिक से हमें जल्द बदेर निकाले. लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं थोड़ा सा, तो मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था कि इन द 1960 पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिकल स्टेट इन एशिया स्पेशली. तो ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त हम 13 साल के बाद ही इकोनॉमिकली ग्रोइंग स्टेट बन गए थे और नाउ वी आर डिक्लाइनिंग? तो उसकी क्या वजह थी और इस डिक्लाइन की क्या वजह? This is a right question, but the answer of this question might be a bit controversial. ये शायद लोगों को पॉलिटिकली सूट ना करे या पॉलिटिकली हम इस आंसर को हजम ना करें, बट द फैक्ट रिमेन्स, जब हमने एक डायरेक्शन ली आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान और हम एक स्टेबिलिटी के मोड में आ गए एंड अर्ली 60s या मिड 60s में, तो हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया विद पाकिस्तान और लेट अर्ली 70s में हमने पाकिस्तान की डायमेंशन चेंज कर दी फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म. अच्छा, जैसे ही हमने डायमेंशन चेंज की, वो जो हमारी एक तरक्की की रफ्तार थी, ग्रोथ
का जो पेस था वो रुका ही नहीं, वो इनफैक्ट के वो इन्वर्स हो गया। अब दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि ये सही था, ये गलत था, लेकिन बीइंग एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आई फील दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर इकोनॉमी, जहां पे हमने अपनी इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी ना, उसके पोटेंशियल को ना सिर्फ मिनिमाइज किया बल्कि उसको रिवर्स कर दिया। हालात ये थे कि जर्मनी जैसे कंट्री को पाकिस्तान ने उस वक्त कर्जा दिया। बहुत सारे एशियन कंट्रीज थे जिनके प्लान, 5 ईयर प्लान, एजुकेशन प्लान, इकोनॉमिक प्लान वो पाकिस्तान से लेके गए, उन्होंने इम्प्लीमेंट किए एंड दे गॉट सक्सेस, और पाकिस्तान रिवर्स हो गया। सो आई बिलीव कि वो जो सोशलिज्म का एक फिनोमेना था इम्प्लीमेंट करने का कंट्री में, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अगर हम उसी बेस पे चलते रहते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती, चाहे वो मिलिट्री होती, चाहे वो सिविलियन होती, तो वी कुड हैव a much better present than what we have today. So I believe कि वो सोशलिज्म का एक फिनोमेना। उसके बाद फिर जब वो रजीम चेंज हुआ, फिर मिलिट्री गवर्नमेंट आई, और जब मिलिट्री गवर्नमेंट की कुछ ऐसे अपने पीछे लेगेसी छोड़ी कि हम उस पॉलिटिकल कल्चर से बाहर नहीं आ पाए। जब हम उस पॉलिटिकल कल्चर से बाहर नहीं आ पाए तो नेचुरली जब ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं इकोनॉमीज में, इदारों में, तो फिर ये इदारे हमारे ग्रो नहीं करते। और जब हमारे इदारों ने ग्रो नहीं किया, इनफैक्ट वो बैकवर्ड चले गए, इन्वर्स हो गए, तो नेचुरली दैट अफेक्टेड आवर इकोनॉमी एज वेल। वी नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी। कुछ हम पॉलिटिकल लोगों से भी ये सुनते हैं कि इकोनॉमी पे एक मिसाके इकोनॉमी का मुआहदा होना चाहिए जिसमें तमाम पार्टीज की सिग्नेचर हो कि यार हम हर चीज पे सियासत करेंगे, इकोनॉमी पे सियासत नहीं करेंगे। So I need we have to have that kind of an agreement between the political parties कि आप हर किस्म की पॉलिटिक्स करें सिवाय इकोनॉमी के, because our economy needs to have a sustainable policies. ये नहीं होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट आती है 2-3 साल 5 साल वो पूरे करती है, अगली गवर्नमेंट आती है वो सारे पॉलिसीज को इन्वर्स करती है। So I think we should have a sustainable policy for our economy, और हमारे गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। गोल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तान का जो करंट इशू है वो है वी डोंट हैव द डॉलर अर्निंग्स। अच्छा, जब हमारे पास डॉलर कमाने के तरीके नहीं हैं तो उसका फॉलोआउट ये होता है कि डॉलर में हमें पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंपोर्ट्स हैं अराउंड $60 बिलियन और हमारी एक्सपोर्ट्स हैं अराउंड $20 to $22 बिलियन। अच्छा, $22 बिलियन हमें रेमिटेंसेस भी आ जाती हैं ओवरसीज पाकिस्तानिश की तरफ से, लेकिन जो बाकी 16 या 20 बिलियन का गैप है ये आपने डॉलर टर्म्स में इंपोर्ट्स की मद में पे करने हैं। अब जब आपने ये पे करने हैं तो वो डॉलर्स तो आपके पास है नहीं, ये मसला फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फिर हम बोरो की तरफ बोरोइंग करते हैं इंटरनेशनल एजेंसी से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और फिर हम कहते हैं कि अब अच्छा भाई पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ गया, तो कर्जा चढ़ गया तो फिर नेचुरली वो आपको अपने रिसोर्सेज से देना होता है, और रिसोर्सेज आपके पास उतने हैं नहीं। सो जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि अक्सर मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स में डॉलर को आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश की गई। व्हाट डज दैट मीन? ये आर्टिफिशियली कैसे रोका जा सकता है डॉलर? कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस अपना यूज करती है थ्रू स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक के रिजर्व जो होते हैं वो मुल्क के रिजर्व होते हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व में डॉलर्स होते हैं, वो डॉलर्स स्टेट बैंक मार्केट में इंजेक्ट करता है। जब वो मार्केट में इंजेक्ट करता है तो डॉलर्स का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, और ये इकोनॉमी का रूल है कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, और डिमांड कम होती है तो प्राइस उसकी कम हो जाती है। तो स्टेट बैंक एक सिंपल फॉर्मूला यूज करता है, गवर्नमेंट के प्रेशर में वो अपने रिजर्व से पैसे निकालता है, यानी कि डॉलर्स निकालता है, वो मार्केट में फेंकता है, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस नीचे आ जाते हैं या अपनी जगह पे स्टैग्नेंट रहते हैं। इसका नुकसान हमें बहुत से और दूसरी जगहों पे हो जाता है, जैसे कि हमारे रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल अगर हम डॉलर को बरकरार रखते हैं तो हमारी वो एक्सपोर्ट पे भी इफेक्ट करता है।
सही। 2005 में जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो ये कहा जाता है कि हम आईएमएफ से आजाद हो गए थे, फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगेन वी हैव गॉन बैक टू देम। तो वो क्या पॉलिसी थी जिससे हम आजाद हुए थे आईएमएफ से? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, आजाद तो हम शायद आईएमएफ से नहीं हुए आज तक, लेकिन ये है कि कुछ हमें रिलीफ मिल गया था और रीशेड्यूल हो गए थे हमारे कुछ लोन्स, बिकॉज हमारी जो दोस्ती थी विद अमेरिका बहादुर वो अच्छी थी उन दिनों में। और दूसरा हमें फायदा ये हुआ कि ड्यूरिंग मुशर्रफ टेन्योर हमें जो लिक्विडिटी के इश्यूज थे विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, वो हमें इतने नहीं थे। हमें डॉलर्स एक की मद में भी आ रहे थे, फिर स्टॉक मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई डॉलर्स में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने एक पेस पकड़ ली थी, ग्रोइंग पेस पकड़ ली थी। तो इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने डॉलर टर्म्स में भी ठीक ठाक इन्वेस्ट किया आवर इकोनॉमी, स्पेशली इन द स्टॉक। अच्छा, इसका फायदा तो हमें हुआ कि हमारे कुछ कर्जे रीशेड्यूल हो गए और डॉलर्स हमारे बढ़ गए, तो हमारे जो फॉरेन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल है उस पर इतना प्रेशर नहीं था उन दिनों। अच्छा, जब ये हमें फायदा हो रहा था, अपॉर्चुनिटी हमने यूं मिस की कि इतने सारे डॉलर होने के बावजूद हमने बहुत सारे नए सेक्टर्स जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते थे वो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम अमेरिकन लिंक को यूज करते हुए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते थे फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, फ्रॉम यूरोप टू पाकिस्तान। जब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है तो यू कैन प्रोड्यूस एज मेनी एज गुड्स यू कैन एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, हम मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी के उस वक्त प्रोड्यूस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम अच्छी क्वालिटी की टेलीविजन प्रोड्यूस करके उनको एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस की उस टेन्योर में, हालांकि हमारे इतने अच्छे रिलेशंस थे यूरोप के साथ भी और अमेरिका के साथ। मेरे ख्याल में कि वो गोल्डन टाइम था जिसको हमने मिस कर दिया। सही, सही। 2007 में एक चीज हुई थी सर, मैं इसलिए जानना चाहूंगा कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग था 2007 में हमें ये। मैं अगर न्यूज़पेपर्स को देखूं तो हमने जो गंदम है वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस की थी, लेकिन फिर भी उस साल आटे का क्राइसिस था, फ्लावर क्राइसिस। तो ये कैसे होता है, जब हमने गंदम रिकॉर्ड प्रोड्यूस की थी फिर आटे का बहरान क्यों कर हुआ था? साथ को आप कंपेयर कर रहे हैं 2020 से। प्रोविंसेस के एस्टिमेट्स उठाएं, पंजाब गवर्नमेंट का उठाएं, सिंध गवर्नमेंट का उठाएं, इन्होंने भी अपनी जो एनुअल परचेजिंग होती है ना गंदम की, जो फार्मर से ये परचेज करते हैं, उस टारगेट को इन्होंने ना सिर्फ अचीव किया बल्कि उससे बहुत जगह पे इन्होंने एक्सेस गंदम भी ले ली। बट स्टिल आप देख रहे हैं कि आटे के जो रेट्स हैं वो तकरीबन 20 से 30 रुपए वो बढ़ गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि जो कार्टेलाइजेशन है विद इन द इंडस्ट्री डिक्टेट कर दिया गवर्नमेंट को अपनी टर्म्स में, वो ऐसे कि वो होल्डिंग कर लेते हैं, वो जखीरा कर लेते हैं और वो आर्टिफिशियल प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, सही। फिर दूसरा जो होता है कि इसमें होता है मिडिल मैन का रोल। अब एक किसान डायरेक्ट वो फ्लोर मिल को या वो गवर्नमेंट को नहीं बेचता, वो किसान क्योंकि उसकी गंदम खड़ी हुई होती है और उसको पैसों की सख्त जरूरत होती है, तो मिडिल मैन क्या करता है, वो आगे परचेज कर लेता है, वो फिर अपना प्रॉफिट रखता है और वो फिर जाके आगे गवर्नमेंट को बेचता है। अच्छा, ये भी फैक्टर है। हमें काम करने की जरूरत है ताकि हम प्राइसेस ऑफ द फ्लोर वो उसको मिनिमम करें। फिर जब ये बिग मार्केट्स में आती है, होलसेल मार्केट्स में, एक कार्टेल वहां भी बैठा है, वो भी होल्डिंग कर लेते हैं, वो भी जखीरा करते हैं, जिसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर है हर सूरत में वो पैसे। सही। सर, बिफोर वी एंड मैं चाहूंगा ब्यूरोक्रेसी पर आप थोड़ा सा कमेंट करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज काइंड ऑफ अ बैकबोन टू रन अवर इकोनॉमी। तो हम किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं? ऐसा कौन सा रेगुलेटर लेकर आए, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लेकर आए कि हम इस सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा चेक कर सकें? क्योंकि अगर हम ब्यूरोक्रेसी को सही कर देते हैं तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी को सही करें कैसे? ये जितने आपने क्वेश्चंस पूछे ना, ये सारे हमारे दीज आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान।
and this bureaucracy issue is also one of the main issue that is haunting Pakistan in a serious way. अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चन जो है, इसका आंसर बहुत बड़ा है. मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको समराइज करूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारी ब्यूरोक्रेसी, या यूं कह लें कि द क्रीम ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज कमिंग फ्रॉम CSS. अच्छा, CSS में आप क्या करते हैं, आप एक टेस्ट लेते हैं और एक इंटरव्यू लेते हैं, और सारे बच्चे, जिसका जो भी बैकग्राउंड हो, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई BBA किया हुआ है, कोई BCom किया हुआ है, ये सारे बच्चे अपेयर होते हैं, पास हो जाते हैं और इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप भेज देते हैं. दैट मीन्स कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ PhD मार्केटिंग, तो मुझे शायद, अगर CSS में क्लियर करूं, तो मुझे शायद पुलिस सर्विस मिल जाए. मेरा क्या काम है यार पुलिस में, बीइंग अ PhD मार्केटिंग, मेरा वहां पे क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है, क्या बैकग्राउंड है. तो मेरे ख्याल में दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है, और हमें भी अपनी ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाना है. दूसरी चीज, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का मसला नहीं है, ओवरऑल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ये थोड़ा सा बोसीदा हो गया है. क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, एक सरप्राइजिंगली एक कैपिटल फर्म है जो लिक्विडिटी में डील करती है स्टॉक मार्केट में, उसकी ये स्टडी है कि अगले 4 से 5 साल में गवर्नमेंट की जो पेंशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी गवर्नमेंट की जो अभी करंट एम्प्लॉय हैं उनसे. यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्ट कर रही होगी ऑन पेंशन रादर देन जो गवर्नमेंट अभी सैलरी दे रही है. तो अब जब गवर्नमेंट ने इतना स्पेंडिंग करनी है, तो नेचुरली गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे, और ये पैसे आएंगे कहाँ से? फिर वो टैक्स इम्पोज करेंगे, वो आवाम फिर चीखें मारेगी. तो मेरे ख्याल एक हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमें अब ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, एक तो गवर्नमेंट का साइज को रिड्यूस करना. बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे बिजनेसेस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है जिसकी कोई जरूरत नहीं. स्टेट का काम नहीं है कि वो कारोबार चलाए, स्टेट का काम है टू रेगुलेट, टू फैसिलिटेट द बिजनेसेस. हमारी स्टेट नेशनलाइजेशन की वजह से वो कारोबार भी कर रही है, कारोबार को रेगुलेट भी कर रही है, और उसकी वजह से बहुत सारे और भी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम भी आ रहे हैं. दूसरी मजे की बात, अगर आप लिंक करें इस ब्यूरोक्रेसी को विद द इकोनॉमी, that again is a fundamental problem of Pakistan. For example, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. Bureaucracy is a hurdle to Pakistan's economy. Absolutely. एक हमारे टीचर थे, अल्लाह उनको सेहत दे, अभी भी वो हमारे उस्ताद ही हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक है. वो हमें एक कहानी सुनाते थे कि देखो, रहीम यार खान में एक फैक्ट्री थी. उस फैक्ट्री, वो एक मल्टीनेशनल फर्म की फैक्ट्री थी जो बड़ा मशहूर साबुन बनाती थी, और अभी भी वो साबुन पाकिस्तान में है, और शायद वो नंबर 1 ब्रांड है पाकिस्तान. वहां पे एक सरकारी अफसर आया, उसने कहा यार आप मुझे खुश करें. अच्छा, उस फर्म ने जब उसको रिफ्यूज किया कि भाई हम तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहे हैं, तो हम आपको क्यों खुश करें. उस सरकारी अफसर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का था, उसने क्या किया, उसने किसी को बोल के उस कंपनी के बाहर, उस इंडस्ट्री के बाहर थोड़ी सी रेत डलवा दी और ब्लॉक डलवा दिए, और अगले दिन उस फैक्ट्री पे छापा पड़वा दिया कि देखो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सही सही सही. कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उस MNC ने, जो कि आज भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उसने वो अपनी फैक्ट्री वहां क्लोज की और वो साबुन किसी और कंट्री से बनाना शुरू कर दिया, और उस कंट्री का नाम है मलेशिया. ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी के इशू. इसी प्रॉब्लम की वजह से आपके प्राइम मिनिस्टर हर सेक्टर वाइज फोकस ये कर रहे हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को इश्यूज है, उसका कोई वन विंडो सोल्यूशन हो. क्योंकि यहाँ गैस का मसला, यहाँ बिजली का मसला, गैस के कमर्शियल मीटर अलग, रेजिडेंशियल मीटर अलग, बिजली के कमर्शियल मीटर अलग, रेजिडेंशियल मीटर अलग, फिर लैंड का मसला, फिर सिटी गवर्नमेंट का टैक्स, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स, फिर फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स, फिर इंपोर्ट ड्यूटीज, फिर एक्सपोर्ट पे टैक्स, फिर एक्सपोर्ट के रीबेट की प्रॉब्लम. तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं. अच्छा, इसी की एक रैंकिंग इशू होती है जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग. अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पाकिस्तान की देखें, तो पाकिस्तान 2018 में 136वें नंबर पे था जो अपने कारोबार के लिए आसानियां पैदा करता है 2018 में.
इस गवर्नमेंट ने थोड़ी सी एफर्ट ये की है कि जो कारोबारी लोग हैं या जो कारोबारी तबका है या जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको आसानियां पैदा करने के लिए थोड़ी एफर्ट की है, जिसका फायदा हुआ लोगों को। और पाकिस्तान का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो स्केल है वो 136 से 108 पे आया है, लेकिन दिस इज अगेन नॉट इनफ। हमें इसको अंडर 50 लाना है अगले 3-4 साल में, क्योंकि जितना हम कारोबार के लिए आसानियां पैदा करेंगे उतना ही रोजगार बढ़ेगा, उतना ही इकोनॉमी का पहिया चलेगा, ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगी, आएगी, उतनी ही सरमायाकारी आएगी, उतना ही एनवायरनमेंट बेहतर होगा। यकीन करें सर, इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। काश हमारे पास वक्त होता, हम इस डिस्कशन को मजीद जारी रखते। दो बातें जरूर कहूंगा आपकी गुफ्तगू से। एक तो ये कि अल्लाह करे हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हम इकोनॉमी का रेगुलेटर बना सकें, टैक्सेशन सिस्टम बिल्ड कर सकें, ताकि हम अपनी कंट्री को प्रॉपरली डेवलप कर सकें। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मेरा बड़ा सिंपल सा है जी कि पाकिस्तान ने अभी अपनी पीक नहीं देखी, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान अपनी पीक देखेगा। वी मस्ट रिमेन होपफुल। हमें पेसिमिस्ट नहीं होना किसी भी सूरत में, हमें ऑप्टिमिस्ट होना है। अमेरिका भी अमेरिका इसलिए नहीं बन गया कि उसने वो पैदा हुआ था लीडर बनने के लिए, उसको भी 150-200 साल लगे वर्ल्ड पावर बनने के लिए। और पाकिस्तान का तो अभी हमें मुश्किल 70वां साल है। इंशाल्लाह अगले 4-5 साल बड़े अहम हैं, एंड वी आर होपफुल कि अब जो सक्सेसर ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद भी जो गवर्नमेंट्स आएंगी, दे विल बी फोकस ऑन इकोनॉमी। क्योंकि हम जितना इकोनॉमी में स्ट्रांग होंगे उतना ही हर चीज में स्ट्रांग होंगे। पैसे होंगे तो हम अपने दिफा पे लगाएंगे, पैसे होंगे तो हम अपने तालीम पे लगाएंगे, पैसे होंगे तो हम अपनी सेहत पे लगाएंगे। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज सीरियस, और हमें गवर्नमेंट को इस मामले में सपोर्ट भी करना चाहिए, और हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये हमारा भी इंडिविजुअली फर्ज बनता है कि हम भी इसमें अपना हिस्सा डालें। सो वी मस्ट रिमेन होपफुल एंड ऑप्टिमिस्ट। दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन, एंड आई होप कि पाकिस्तान विल राइज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर कामरान खान को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जिस हद तक हो सके लाइक और शेयर कीजिए। और बिलीव मी और नॉट, ये डिस्कशंस बार बार हर जगह नहीं होती हैं, तो इन्हें मोती समझ के सुनिएगा और लोगों तक फैलाइएगा। मुझे और डॉक्टर कामरान खान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, and stay curious for much, much, much more.